पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मास्टर और उसके साथी मिलकर पूरे के पूरे गांव के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां उन्होंने उस शील्ड को भी तोड़ दिया था। इसलिए सभी को अपनी जान बचाते हुए उस फिनिक्स बर्ड के गुफा के अंदर ही जाना पड़ता है, जहां आने के बाद गांव का लीडर शियाओ को सारी बात बता देता है कि इस गुफा के अंदर कोई भी ट्रेजर नहीं है, बल्कि यहाँ पर फिनिक्स बर्ड की पावर्स को रखा गया है। इसलिए तुम्हें वहां जाकर फिनिक्स बर्ड का ट्रायल देना होगा ताकि उसकी पावर तुम्हारे पास आ सके, और एक बार उनकी पावर तुम्हारे पास आ जाएगी तो तुम आसानी से उन मास्टर और बाकी सभी को यहाँ से भगा सकते हो। जिस पर शियाओ मान जाता है और वो फिनिक्स बर्ड की पावर को लेने के लिए उसका टेस्ट पूरा करने चले जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ जितनी भी बार उस फिनिक्स बर्ड के रेप्लिका को मारने की कोशिश करता, वो उतनी बार दोबारा से जिंदा हो जा रहा होता है। ये देखकर वो भी परेशान था कि आखिर ये मरता क्यों नहीं है। तब जैस्मिन उसे बताती है इसकी बॉडी तो मर जाती है लेकिन इसका हार्ट बिल्कुल जिंदा रहता है, और वही उसे दोबारा से रीइंकार्नेट करने में मदद करता है। तुम्हें कैसे भी करके उसके हार्ट को खत्म करना होगा, उसके बाद ही ये रेप्लिका वाला फिनिक्स बर्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए अब शियाओ उस रेप्लिका वाले फिनिक्स बर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसके हार्ट के ऊपर अटैक करके उसके हार्ट को चकनाचूर कर सके, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब उसकी ऐसी हालत देखकर जैस्मिन कहती है तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस फिनिक्स बर्ड का मुकाबला कर भी पाओगे, इसलिए अब तुम्हें ये टेस्ट खत्म कर देना चाहिए वरना इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन शियाओ तो सुनने का नाम ही नहीं लेता और वो वहाँ पर अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और जैसे वो उसे एक्टिवेट कर रहा होता है फिनिक्स बर्ड का रेप्लिका सीधा शियाओ के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी शियाओ अपनी स्वॉर्ड को सीधा उस रेप्लिका के सर के अंदर से घुसाते हुए उसके दिल के आर पार कर देता है। वो रेप्लिका फिनिक्स बर्ड वहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तो शियाओ की स्वॉर्ड की वजह से वहीं पर फंस गया था। जिसके बाद शियाओ जिसके स्वॉर्ड के अंदर उस रेप्लिका वाले फिनिक्स बर्ड का हार्ट आ चुका था, उसे एक जोरदार अटैक करके जमीन पे मारते हुए उस हार्ट को ही चकनाचूर कर देता है, जिस वजह से अब वो रेप्लिका वाला फिनिक्स बर्ड दोबारा से जिंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी वहाँ की जमीन फट जाती है और शियाओ सीधा उसके नीचे ही जाकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम लान को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि पूरा एक दिन निकल चुका था लेकिन अभी तक शियाओ वहाँ से बाहर नहीं आया होता है। तब गाँव का लीडर कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है शियाओ पर कि वो जरूर वहाँ से बाहर निकल कर आ जाएगा। अब शियाओ के पास वो फिनिक्स बर्ड आती है जो उससे कहती है तुम्हारे पास तो इविल गॉड की पावर है और तुम्हारा कंट्रोल ही फायर के ऊपर है, जिस वजह से तुमने आसानी से मेरे रेप्लिका वाले फिनिक्स बर्ड को मार दिया, और उसे मारने के बाद तुमने पहला ट्रायल तो पूरा कर लिया है, लेकिन अब तुम्हारा दूसरा और आखिरी ट्रायल बचा है जो कि दिमाग का होगा। ये तुम्हारी ताकत पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे फैसले पे डिपेंड करेगा कि उस ट्रायल में तुम कौन सा फैसला लेते हो। और इस ट्रायल को अब तक की दुनिया में सिर्फ 7 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने आसानी के साथ पास किया है। तुम भले ही कितने पावरफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन वहाँ पर पावर की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा माइंड और तुम्हारे हार्ट की जरूरत वहाँ पर पड़ेगी। तुम उन दोनों का इस्तेमाल करते हुए क्या फैसला लेते हो इसी के ऊपर डिपेंड किया जाएगा कि तुमने उस ट्रायल को पास किया या फिर नहीं। जिसके बाद शियाओ का ये वाला ट्रायल भी पूरा कर दिया जाता है, और जैसे ये वाला ट्रायल शियाओ का स्टार्ट होता है शियाओ खुद को किसी अलग जगह पर पाता है और वो किसी छोटे से कमरे के अंदर आ चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कौन सा कमरा है। तभी वहाँ पर शियाओ के अंदर जो युनची की स्पिरिट है उसकी बीवी आ जाती है, जिसे देखकर शियाओ के अंदर से युनची एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही उसकी बीवी भी एकदम ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लेकिन जो पिछली लाइफ युनची के पास थी उसमें उसने अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया था और वो दुश्मनों के हाथों मारी गई होती है। और अभी जब वो शियाओ फिनिक्स बर्ड के ट्रायल वाली दुनिया में है तो उसे वहाँ पर दोबारा से उसकी वाइफ दिखाई दे रही है, इसलिए शियाओ के अंदर से युनची बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है कि उसे उसकी वाइफ को दोबारा से देखने का मौका मिला। जिसके बाद उसकी वाइफ उससे कहती है क्या तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे जैसा कि तुम हमेशा मुझसे वादा किया करते थे। जिस पर शियाओ के अंदर से युनची कहता है हाँ मैं बिल्कुल हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन ये सुनकर तो उसकी वाइफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वहाँ पर एक डैगर को निकालते हुए सीधे शियाओ के अंदर ही घुसा देती है, क्योंकि पिछली लाइफ में भी उसने उससे वही वादा किया था कि हमेशा युनची अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था और उसकी जान चली गई थी। और अब जैसे ही शियाओ के अंदर वो डैगर लगा होता है वो दोबारा से फिनिक्स बर्ड के पास आ जाता है, जहाँ उसे लग रहा था कि वो तो मर चुका है, इसलिए उसने ये अपना टेस्ट बिल्कुल पूरा नहीं किया और वो इस ट्रायल में फेल हो चुका है। तो वहीं वो मास्टर और बाकी सारे लोग मिलकर गांव में जितना भी बचा हुआ खाना होता है उसे एक जगह पर जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि कोई भी उस खाने को ना चुरा सके। जिसके बाद वो मास्टर वहीं पे बैठ कर देखने लगता है कि कब तक ये लोग उस गुफा के अंदर रहते हैं, एक ना एक टाइम तो इन्हें वहां से बाहर निकल कर आना ही पड़ेगा। इधर वो फिनिक्स बर्ड शियाओ से कहती है जब तुमने देख लिया था कि उस लड़की के पास डैगर है और वो तुम्हारे अंदर घुसाने वाली
है तब भी तुम वहाँ से क्यों नहीं हटे? तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी से उस लड़की को मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तब शियाओ के अंदर से युनची कहता है उसका मेरे ऊपर पहले से ही बहुत सारा एहसान है। पिछली लाइफ में भी मैं उसे नहीं बचा पाया था, और इस लाइफ में भले ही एक फैंटेसी क्यों ना हो, तब भी जब उसने मुझे मार दिया तो मेरी गिल्टी थोड़ी सी कम हो चुकी है, और जितना मुझे पछतावा होता था इसमें थोड़ा सा गिरावट आई है। मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है पहले से। मैं उसके हाथों 1000 बार मरना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने उससे अपना किया हुआ वादा बिल्कुल भी नहीं निभाया। उसने मेरे हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया था, और वो चीज हमेशा मुझे याद है। उस चीज को मैं कभी भी नहीं भुला सकता। तो इस हिसाब से वो मुझे एक बार मारे या 1000 बार, जितनी बार वो मुझे मारेगी उतनी बार मुझे अच्छा महसूस होगा। और अब जब मैं ये टेस्ट फेल कर चुका हूँ तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तब फिनिक्स बर्ड उससे कहती है तुम्हें दोबारा से रीइंकार्नेशन उस हीवनली पॉइजन पल की वजह से मिला है, और वो तुम्हें दूसरी दुनिया में लेकर आ गई जहाँ पर तुम्हें इस शियाओ की बॉडी मिल चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें फिर से मौका मिलेगा जो तुमने गलतियां की है उन सभी को सुधारने का। इसलिए बस टाइम का इंतजार करो, वो टाइम जरूर आएगा। बस तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाते रहना है। जब तुम एक दिन बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे तो तुम खुद ब खुद सारी चीजें समझ जाओगे। साथ ही वो उसे रोकते हुए कहती है बधाई हो, तुमने ये ट्रायल को भी बिल्कुल अच्छी तरह से पास कर लिया, और तुम दुनिया के 8वें इंसान बन चुके हो जिसने इस ट्रायल को पास किया हो। तुमने जो खुद को मारने का फैसला लिया वो फैसला बिल्कुल सही था। मेरी पावर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी पावर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपनी ब्लड लाइन दे रही हूँ। जिसके बाद वो शियाओ को अपनी ब्लड लाइन देना शुरू कर देती है। साथ ही शियाओ के पास पहले से इविल गॉड की पावर थी, इसलिए फिनिक्स बर्ड अपने एक ब्लड ड्रॉप के बजाय शियाओ को 3 ब्लड ड्रॉप दे देती है, जो कि किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर से 3 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। और उन 3 ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल करते हुए शियाओ उस रेप्लिका वाले फिनिक्स बर्ड को भी बना सकता है, और चाहे किसके भी ऊपर वो उसका इस्तेमाल कर सकता है अटैक करने के लिए। साथ ही वो उसे एक स्पिरिचुअल पिल भी दे देती है, जिसे खाने के बाद शियाओ की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे शियाओ फिनिक्स बर्ड की पावर को अपने अंदर डाल रहा होता है, उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। जिसके बाद फिनिक्स बर्ड उसे एक सीक्रेट टेक्निक भी देती है, जो कि रीइंकार्नेशन बुक की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो कहीं पर भी तबाही ला सकती है। और ये वाली टेक्निक शियाओ के पास सिर्फ 10 दिनों के लिए ही होगी। वो जैसे यहाँ पर रहकर 10 दिन पूरे कर लेगा, उसके अंदर से ये टेक्निक गायब हो जाएगी। या फिर अगर वो 10 दिन से पहले ये गांव से चला जाए तो अपने आप ही उसकी सारी टेक्निक ये वाली गायब हो जाएगी, क्योंकि ये टेक्निक उसे सिर्फ इस गांव वालों को बचाने के लिए मिल रही है। लेकिन उस टेक्निक में भी जितने भी स्पेल होते हैं वो पूरी तरह से नहीं लिखे हुए थे, उसमें से कुछ कुछ स्पेल गायब होते हैं। शियाओ जब फिनिक्स बर्ड से इसके बारे में पूछता है तो फिनिक्स बर्ड उससे कहती है तुम्हारे पास तो पहले से इविल गॉड की पावर है, तुम कल्टीवेशन करना स्टार्ट तो करो, तुम खुद ब खुद अपने आप सारी चीजें समझ जाओगे कि किस तरह से इस टेक्निक को कल्टीवेट करना है। साथ ही तुम्हें अपनी इस फिनिक्स बर्ड की पावर को छुपा कर रखना होगा दुनिया से, वरना अगर फिनिक्स गॉड को इसके बारे में पता चला तो हो सकता है तुम्हारे लिए कोई मुसीबत आ जाए। जिसके बाद जैस्मिन शियाओ से कहती है तो क्या सच में तुम इस टेक्निक को सीख पाओगे, क्योंकि ये टेक्निक तो पूरी तरह से लिखी हुई भी नहीं है। जिस पर शियाओ कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं इस टेक्निक को जल्द से जल्द सीख सकूं। जिसके बाद वो उस टेक्निक को वहां पर सीखना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लान अब भी शियाओ के बारे में ही सोच रही होती है कि अभी तक वो वहां से बाहर क्यों नहीं आया। उसे लग रहा होता है कि शायद शियाओ अब वहां से बाहर नहीं आ पाएगा। साथ ही उसे पूरे गांव वालों की हालत बिल्कुल खराब दिखाई दे रही होती है, क्योंकि वहां पर बिना खाना पानी के थे। तब लीडर की छोटी बेटी आकर लान से कहती है बाहर सारे के सारे लोग सो चुके हैं, इसलिए यही मौका होगा यहाँ से बाहर निकलने का। पर लान सभी से कहती है तो ठीक है, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी और जितना हो सकता है उतना खाना यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी। इसलिए लान अब उस गुफा के बाहर निकल कर आ जाती है, जहाँ उसे सारे के सारे लोग सोए हुए दिखाई देते हैं। तब उसे एक गुफा के अंदर बहुत सारा खाना दिखाई देता है, जो उस मास्टर और उसके साथियों ने लाकर जमा कर दिया था। इसलिए लान वहाँ पर चली जाती है और अपनी अंगूठी के अंदर उन सारे के सारे खाने को जमा करना शुरू कर देती है, ताकि वो उन्हें उन गाँव वालों को दे सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो मास्टर आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो सोया नहीं था। और फिर उसका मास्टर का साथी आकर लान के ऊपर ही बैठ जाता है, जिसे देखकर वो मास्टर उससे कहता है इसकी जान मत लेना, ये हमारे आगे और काम आ सकती है। जिसमें मास्टर का साथी कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी इसकी जान नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे तो इससे कुछ और फायदा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ज्यादा जोर की फायर फ्लेम आती है, जो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से इंजर्ड कर देती है। ये देखकर तो वो मास्टर का साथी भी हैरान था और बाहर आके वो देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तभी वहाँ पर उस फ्लेम बर्ड का रेप्लिका आ जाता है, जो उस मास्टर के साथी के ऊपर अटैक करते हुए बस 1 सेकंड के अंदर उसे जलाकर राख कर देता है। साथ ही अब मास्टर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी उस रेप्लिका की वजह से। जिसके बाद अब वहाँ पर शियाओ आता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, और वो आते साथ ही
ही सबसे पहले लान को संभालता है कि कहीं उसे कोई चोट ना लग गई हो। तब लान भी शियाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि शियाओ को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद अब शियाओ अपनी स्वॉर्ड के अंदर से उस फिनिक्स बर्ड का रेप्लिका निकालते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां वो मास्टर अपने स्पिरिचुअल बर्ड की मदद से उस रेप्लिका को रोकने की कोशिश करता, लेकिन तब भी वो रेप्लिका बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो उस मास्टर को वहां से उड़ाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर तो वो मास्टर भी घबरा चुका था और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो अब शियाओ का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तब शियाओ वहां पर उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो टेक्निक पूरी तरह से लिखी हुई भी नहीं थी, क्योंकि शियाओ ने उस टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया था। ये देखकर तो लान भी एकदम हैरान रहती है कि आखिर शियाओ ने इस टेक्निक को कैसे सीख लिया। इसने तो आसानी से अपने दोनों ट्रायल को पास कर लिया है। जिसके बाद शियाओ उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है, और वो सारे के सारे लोग बस 1 सेकंड के अंदर आग में जलकर गायब हो चुके थे। लेकिन उन लोगों में वो मास्टर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला हो। तो वहीं वो फिनिक्स बर्ड शियाओ को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहती है, बहुत बढ़िया, तुमने आसानी के साथ इस आधी टेक्निक को भी सीख लिया है। तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया। तुम जो चाहो मुझसे वो मांग सकते हो। तब शियाओ से कहता है, मैं आपसे बस ये मांगना चाहता हूँ कि आप इस पूरे गांव वालों के ऊपर जो भी कर्ज है उसे खत्म कर दो, और वो जितना चाहे उतना अपनी खुद से कल्टीवेशन कर सकते हैं। इस पर फिनिक्स बर्ड कहती है, तो ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैं सारे के सारे लोगों का श्राप खत्म कर दूंगी। अब शियाओ को दोनों टेस्ट पास करता हुआ देखकर गांव का लीडर और सारे लोग एकदम हैरान थे। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फिनिक्स बर्ड ने खुद शियाओ को यहाँ पर भेजा है हमें बचाने के लिए, और देखो शियाओ ने हमें बचा भी लिया। अगर आज शियाओ नहीं होता तो हम सब मारे गए होते। अब अगले दिन शियाओ वहाँ पर अपने फिनिक्स बर्ड के रेप्लिका को लेकर आ जाता है, जो गांव के जितने भी लोग होते हैं उन सभी के ऊपर से उनका श्राप खत्म कर देती है, और अब गांव के लोग बिल्कुल आजाद हो चुके थे। वो जितनी मेहनत करेंगे उनकी कल्टीवेशन पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगी होगी, जिस चीज से गांव के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद शियाओ और लान उस बीस्ट पे सवार होकर इस गांव से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी आगे भी बहुत ही लंबा सफर तय करना है। तब आगे बढ़ते हुए शियाओ रात गुजारने के लिए एक होटल के पास आता है, और वहाँ आने के बाद वो एक कमरा बुक कर लेता है ताकि वहाँ पर शियाओ और लान दोनों रुक सके। तब शियाओ उस होटल वाले रिसेप्शनिस्ट से इशारों में ये कह देता है कि ऐसा मत कहना कि यहाँ पर 2 कमरा खाली है, बस ऐसा कहना कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा खाली है और आसपास कोई भी दूसरा होटल नहीं है, इसलिए लान को मजबूरन मेरे साथ ही एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। तब ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट भी मान जाता है, और वो ऐसा बहाना करने लगता है कि आसपास तो कोई दूसरा होटल है भी नहीं, और मेरे होटल में भी सिर्फ एक ही कमरा खाली है, इसलिए उस कमरे में आप दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। ये सुनकर लान एकदम हैरान रह जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो शियाओ के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए मान जाती है। ये देखकर तो शियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और फिर वो दोनों उस खाली वाले कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर लान बेड पे एक तकिया रख देती है, जिसमें से आधा हिस्सा शियाओ का रहेगा और आधा हिस्सा उसका, और वो शियाओ को साफ मना कर देती है कि इस लाइन को बिल्कुल भी क्रॉस मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर सो जाती है, जहाँ पर उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होता है, लेकिन उसे शियाओ के ऊपर उम्मीद होती है कि वो कुछ भी नहीं करेगा। अब अगले दिन जब लान की आंख खुलती है तो वो खुद को शियाओ के ऊपर ही पाती है, क्योंकि वो नींद में इधर उधर होते हुए शियाओ के ऊपर ही आकर सो गई थी। ये देखकर वो एकदम ज्यादा घबरा जाती है। शियाओ से कहता है, तुम तो नींद में बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए तुमने मुझे ही आकर पकड़ लिया। न जाने तुमने कौन सा डरावना सपना रात में देख लिया होगा, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं, और अगले सफर के दिन की जब रात होती है तो शियाओ वापस एक होटल में आता है, और वहाँ के भी रिसेप्शनिस्ट से वो यही बात करता है कि ऐसा मत कहना कि 2 कमरा खाली है, ऐसा कहना कि सिर्फ एक ही कमरा खाली है। इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट भी यही कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा खाली है। इसलिए लान को दोबारा से शियाओ के साथ उसी बेड पर सोना पड़ता है, और इस बार की सुबह में भी वो शियाओ के ऊपर ही आ गई होती है। और ऐसे ही करते हुए शियाओ रोज जब नए सफर पे निकलता तो वो रात को हर होटल के रिसेप्शनिस्ट से वही बात कहता, इसलिए हर सुबह जब लान सोती है तो वो खुद को शियाओ के ऊपर ही पाती है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।